नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया है। पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत फर्स्ट चल रही है, जो कि भारतीय भूगोल से संबंधित आपकी पुस्तक है। इसमें अध्याय क्रमांक 6 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जनसंख्या। और इस जनसंख्या वाले अध्याय में हम भारत की जनसंख्या की संरचना, वितरण, घनत्व इत्यादि प्रकार के बिंदुओं पर हम चर्चाएं कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में जनसंख्या घनत्व, जन घनत्व। अब ये जनसंख्या घनत्व और जन घनत्व होता क्या है, इसकी हम विस्तार से चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले एक शब्द, इस शब्द के बारे में जानिएगा कि इसे आप जनसंख्या घनत्व भी कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है इसे, और इसी को कहा जाता है जन घनत्व। तो दोनों शब्द एक ही होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या। आपका एक क्षेत्रफल है, जैसे मान लीजिएगा कि आपका ये क्षेत्र है। इस क्षेत्रफल की मान लीजिएगा इस भाग की, इस भूभाग की, ये क्या है? कोई एक भूभाग है जहां पर लोग निवास करते हैं। यहां पर क्या करते हैं? लोग निवास करते हैं। इस क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों के बारे में आप देखते हैं, तो यहां पर देखते हैं कि इनकी संख्या आपने पता कर ली कि भाई इनकी संख्या कितनी है, यहां पर कितने लोग निवास कर रहे हैं। फिर आपने इसका क्षेत्रफल निकाला तो कहा कि 1 किलोमीटर लंबाई है इसकी और 1 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। तो इसका आपने क्षेत्रफल निकाल लिया कि भाई लंबाई गुणा चौड़ाई आपके क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करके आपने क्षेत्रफल निकाला, तो 1 गुणा 1 अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। इसी प्रकार भारत के विभिन्न राज्य, विश्व के विभिन्न देशों का क्षेत्रफल भी ऐसे निकाला जाता है। भाई जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 है। तो इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 1 वर्ग किलोमीटर। फिर यहां पर आपने यहां पर जनसंख्या का आंकलन किया कि भाई इस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी निवास करती है। तो आपने देखा कि यहां पर 100 लोग निवास करते हैं। कितने हैं? 100 लोग या फिर 100 व्यक्ति निवास करते हैं। यहां पर 100 लोग या 100 व्यक्ति निवास करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या हुआ कि यहां पर निवास कितने करते हैं? 100 निवास करते हैं। कितने क्षेत्रफल में निवास करते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में। तो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हो जाता है इस भूभाग का जन घनत्व। ये क्या हो जाएगा? इसका जन घनत्व हो जाएगा। इसी प्रकार से आप भारत का जन घनत्व निकालेंगे तो क्या होगा? वही भारत में जैसे क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल यानी कि आप जनसंख्या में आपको भाग देना होता है क्षेत्रफल का। यानी कि यहां पर आपके 100 व्यक्ति है और नीचे बट्टे में आप क्या लिखेंगे? यहां पर आप लिखेंगे क्षेत्रफल। यानी कि जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? जनघनत्व। जनघनत्व निकालने का सूत्र क्या आ जाता है कि यहां पर आपकी जनसंख्या कितनी है, उस जनसंख्या में आप क्षेत्रफल का भाग दे दो। क्या कर दो? जनसंख्या में आप क्षेत्रफल का भाग दे दो तो आपका जनघनत्व आ जाता है। जैसे भारत की जनसंख्या आपने लिख दी 121 करोड़ 6 लाख, बट्टे में भाग दे दिया। भाई 121 करोड़ जनसंख्या है और फिर आपके 3,87,000 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है। तो इससे जो आंसर रहेगा वो भारत का जनघनत्व रहेगा कि वे भारत में औसत रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर में इतने लोग निवास करते हैं। और जो भारत के लिए कितना आता है? भारत के लिए आता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि जो भारत के लिए 1 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल बनता है, इसमें 382 लोग निवास करते हैं, जो औसत रूप से संपूर्ण भारत के लिए है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इनके अलग अलग आंकड़े प्राप्त होते हैं। ठीक है। और जब हम बात करते हैं अब भारत में घनत्व के आधार पर जनसंख्या के वितरण की, जनसंख्या घनत्व और जन घनत्व ये क्या होते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपने इन सबको अच्छे से समझ लिया। भाई मैंने आपको सारा एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से समझा दिया है कि भाई जन घनत्व होता क्या है। अब इस जन घनत्व का महत्व क्या है? हम बार बार बात कर रहे हैं कि भाई भारत और विश्व, भारत में देखें या फिर संपूर्ण विश्व में देखें, जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। जैसे किसी से जो रूस एक देश है जो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभाग है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर आता है चीन, नंबर 2 पर आता है भारत। यहां पर आपके भारत की बात करें तो विश्व का कुल क्षेत्रफल आपके 2.4% है, लेकिन विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग यहां पर निवास करता है। यह आपके जनसंख्या का एक असमान वितरण है। इसी प्रकार से भारत में आप देखते हैं तो भारत में यहां पर एक राज्य है उत्तर प्रदेश।
जिसमें यहां पर इतना सघन जनसंख्या बसाव पाया जाता है, और यहां पर आपके पूरे भारत की 16% जनसंख्या निवास करती है। और यह जनसंख्या कितनी है, यहां पर जनसंख्या आपके 19.90 करोड़, यानी कि 19 करोड़ 90 लाख यहां पर लोग निवास करते हैं। दूसरी तरफ यहां पर आप राज्य देखते हैं सिक्किम, जहां पर केवल और केवल 6 लाख जनसंख्या निवास करती है। अब यहां पर क्षेत्रफल और जनसंख्या का अनुपात निकाला जाता है। जनसंख्या और क्षेत्रफल के इस अनुपात को जनघनत्व कहते हैं, और इसी जनघनत्व के आधार पर हमें पता चलता है कि जनसंख्या का कितना असमान वितरण है। जिस राज्य का जिस राज्य का जनघनत्व जितना अधिक होगा, वहां पर उतना ही अधिक सघन बसाव है, अर्थात कम क्षेत्रफल में ज्यादा लोग निवास करते हैं। और जिस राज्य का या देश का जनसंख्या घनत्व जितना कम होगा, वहां पर जनसंख्या का उतना ही विरल बसाव होगा। और विरल बसाव यह बताएगा कि वहां पर कुछ इस प्रकार की स्थितियां होगी जिस वजह से भारत में विरल जनसंख्या बसाव पाया जाता है। अब भारत में जो जनसंख्या का सघन और विरल बसाव होता है, उसके लिए प्राकृतिक कारक जिम्मेदार होते हैं। जैसे भारत के विभिन्न आपने भौतिक कारक पढ़ रखे हैं, भौतिक स्थलाकृतियां पढ़ी है, उसमें आपने देखा कि कहीं पर पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, मैदान है, या फिर समुद्र तटीय मैदान है, द्वीप समूह है, ऐसे समय विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। इनमें आप बहुत सारे लक्षण देखेंगे, भौतिक लक्षण, जैसे कहीं पर बीहड़ वाले भूभाग हैं, कहीं पर आपके समतल मैदानी क्षेत्र है, कहीं पर आपके प्रचुर मात्रा में नदियों के द्वारा जल आपूर्ति रहती है। तो जिन क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र है और वहां पर नदियां पाई जाती है, यहां पर जल की प्रचुर उपलब्धता रहती है, वहां पर लोग अधिक निवास करते हैं। और जैसे मरुस्थलीय भूभाग हैं, बीहड़ भूभाग हैं, या बीहड़ का अर्थ क्या होता है, उबड़ खाबड़ जमीन वाले क्षेत्र, या फिर आपके पर्वतीय क्षेत्र, वहां पर लोग कम निवास करते हैं, तो वहां का जनघनत्व कम हो जाता है, मैदानी क्षेत्रों का जनघनत्व अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके जनसंख्या के असमान वितरण को परिभाषित करना या उसको प्रस्तुत करने के लिए सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण आपके कारक जनसंख्या घनत्व होता है, जो कि हमें जनगणना के माध्यम से पता चलता है। जब हम किसी क्षेत्र की जनगणना करते हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि वहां पर कितना जनघनत्व होता है, क्योंकि जनसंख्या तो चेंज होती रहती है हर साल, लेकिन क्षेत्रफल उतना ही रहता है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसकी ये आपके प्रति इकाई क्षेत्रफल में व्यक्तियों की संख्या को बताता है। जैसे 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग निवास करते हैं, ये इनको जानकारी देता है। अब भारत दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक देश है। दुनिया में जितनी सघन आबादी के देश है, उनमें भारत सबसे एक महत्वपूर्ण देश आता है। जब आप सघन आबादी वाले देशों की बात करेंगे, तो केवल और केवल दो ही देश हैं, बांग्लादेश और जापान, जिनका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, यानी कि तीसरे नंबर पर भारत आता है। जब आप बांग्लादेश के जनसंख्या घनत्व की बात करते हो, तो जनसंख्या घनत्व यहां पर आता है 1031, यानी कि एक प्रति वर्ग किलोमीटर में 1031 लोग निवास करते हैं। यानी कि जो ये वाला क्षेत्र है, ये 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई का यह क्षेत्रफल है। तो बांग्लादेश में यहां पर 1031 लोग निवास करते हैं। और दूसरी तरफ हम भारत की बात करें, भारत के लिए जो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का भूभाग होता है, उसमें 382 लोग निवास करते हैं, 382 व्यक्ति निवास करते हैं। ये तो है भारत के लिए, और ये वाला भाग है बांग्लादेश के लिए। भारत और बांग्लादेश में इस प्रकार से जनसंख्या आपके जनगणत्व में इतना अंतर देखने को मिलता है। तो बांग्लादेश की स्थिति आप देख सकते हैं कि वहां पर कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, वहां पर संसाधनों के लिए कितनी आपस में मारकाट होती होगी, कितने लोग एक दूसरे से संसाधनों का उपयोग करने के लिए लड़ते झगड़ते होंगे, या वहां की अर्थव्यवस्था की किस प्रकार से हालत खराब होती जा रही होगी, क्योंकि वहां पर क्षेत्रफल कम है, संसाधन कम है, लेकिन उनका उपभोग करने वाले लोग बहुत अधिक है। इसलिए यहां पर आपकी क्या है, थोड़ी अर्थव्यवस्था खराब ही रहती है, आए दिन इनकी अर्थव्यवस्था खराब होती रहती है। लेकिन भारत फिर भी ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन फिर भी इन बांग्लादेश जैसे देशों से तो बहुत अधिक अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके अभी भी जनसंख्या घनत्व इन देशों की तुलना में बहुत अधिक है, संसाधन यहां पर काफी मात्रा में है। फिर भी भारत के लिए इतनी तीव्र गति से जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये थोड़ा चिंता का कारक है कि यहां पर आने वाले समय में कई बांग्लादेश जैसी स्थितियां पैदा ना हो जाए, कि इतने लोग यहां पर ना बढ़ जाए। हालांकि भारत सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप और भारत की जनता और भारतीय लोगों के स्वयं विवेक की वजह से जनसंख्या में कुछ नियंत्रण आता है, और जनसंख्या में वृद्धि की बजाय आपके ठहराव की स्थिति आने वाले दिनों में, आने वाले कई साल, आने वाले वर्षों में आपको देखने को मिलेगी कि स्थिर जनसंख्या वाले देशों में भारत आने लग जाएगा। ठीक है, फिर आप भारत में जनसंख्या घनत्व देखेंगे 2011 के अनुसार, तो भारत में
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और इस घनत्व में क्षेत्र अनुसार विभिन्नता देखने को मिलती है। ये जो घनत्व में बहुत अधिक भिन्नता है, किस अनुसार? क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलती है। क्षेत्रीय भिन्नता कितनी? कि भाई प्रत्येक राज्य का जनघनत्व अलग अलग होता है, और उन राज्यों में भी आप देखेंगे तो वहां पर भी जनसंख्या घनत्व अलग अलग पाया जाता है। जैसे बिहार की बात करते हैं तो यहां पर जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की हमने बात की तब तो उत्तर प्रदेश था सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, लेकिन जब जनघनत्व की बात आई तो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य बिहार सर्वाधिक जनघनत्व रखता है। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश है जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व रखता है, इसका घनत्व आता है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बिहार में जनसंख्या घनत्व इतना अधिक क्यों है? क्योंकि बिहार भारत के मैदानी क्षेत्रों का राज्य है, और मैदानी क्षेत्रों में यहां पर सर्वाधिक उपजाऊ भूभाग पाया जाता है, अच्छी कृषि की व्यवस्था है, अच्छे पेयजल स्रोत है, और यहां पर आपके काफी ठीक ठाक आपके नदियों के किनारे आपके ठीक ठाक औद्योगिक इकाइयां भी विकसित हो रखी है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य, बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, उसमें जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा नहीं है, जनसंख्या घनत्व तो बिहार की तुलना में कम है, लेकिन बिहार की तुलना में वहां पर जनसंख्या अधिक है। उसका कारण क्या है? सेम परिस्थितियां बिहार में वो की वही उत्तर प्रदेश में। ये भी मैदानी भागों में अवस्थित राज्य है, यहां पर भी आपके गंगा यमुना जैसी नदियों के द्वारा आपके पेयजल और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होती है, कृषि व्यवस्था का अच्छा विकास है, इस वजह से यहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। दूसरी तरफ आप अरुणाचल प्रदेश को देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जो आपके पहाड़ी और उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में अवस्थित राज्य है, जहां इसीलिए यहां पर आपके जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। 2011 में यहां पर जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और इससे पहले आप देखें 2001 में तो केवल 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहां का घनत्व था। अब यहां पर आपने कहा कि भाई जनसंख्या में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। क्षेत्रीय भिन्नता यानी कि क्षेत्र अनुसार भिन्नता। जैसे अब एक उदाहरण लेते हैं हम राजस्थान का, राजस्थान का उदाहरण लेते हैं तो राजस्थान देखो राज्यों में तो भिन्नता ही है, जैसे बिहार में आपके 1102 है, अरुणाचल प्रदेश में 17 है, राजस्थान में देखेंगे तो कितना आएगा? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस राजस्थान में भी फिर आगे भिन्नता देखने को मिलेगी, इस राजस्थान में भी आपको क्षेत्रीय भिन्नता मिलेगी। अब यह किस प्रकार मिलेगी? यहां पर राजस्थान के देखो राज्य आते हैं, जैसे जयपुर है, राजस्थान के जिले आते हैं, जयपुर, एक जिला आता है भरतपुर। ये जयपुर और भरतपुर जिलों की बात करेंगे तो इनमें जनसंख्या घनत्व मिलेगा आपको 500 से अधिक। जनसंख्या घनत्व कितना मिलेगा? 500 से अधिक मिलेगा इन दोनों में। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर, ये राजस्थान का ही है, किसी और का नहीं है। यहां पर आपको मिलेगा जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये अरुणाचल प्रदेश के समान ही है, प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसे आपके देखो यहां पर तो 500 से अधिक है जयपुर और भरतपुर में। क्यों? क्योंकि देखो जयपुर राष्ट्रीय आपके राज्य की राजधानी है, भरतपुर भरतपुर आपके मैदानी क्षेत्रों में अवस्थित राज्य है, उत्तर प्रदेश से सीमा लगाने वाला राज्य है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत। तो यहां पर आपकी क्या है, इन क्षेत्रों में आपकी क्या है, औद्योगिक इकाइयां बहुत अच्छी है, कृषि व्यवस्था, कृषि कार्य बहुत अच्छा होता है, तो यहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसलमेर क्या है, मरुस्थलीय राज्य है, यहाँ के आपके जलवायु की विषम जलवायु दशाएं है, इसलिए यहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। जैसलमेर और अरुणाचल प्रदेश के घनत्व में समानताएं पाई जाती है। जैसे 2011 में इनका जनघनत्व कितना था? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन 2001 में जैसलमेर का 13 था। कब की बात है? 2001 में जैसलमेर में था 13। अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो 2001 में अरुणाचल प्रदेश का भी 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो इनमें आपकी क्या है, आपके स्थलाकृतियों में आपके ऐसी व्यवस्था है, जैसे आपके यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र, पठारी बाग, उबड़ खाबड़ आपके स्थल पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपके जनसंख्या बसाव कम होता है, घनत्व कम है। और इसी प्रकार से जैसलमेर में मरुस्थलीय भूभाग, विषम जलवायु दशाएं, इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। फिर हम देखें कि भाई आपके राज्यों के अनुसार जनघनत्व का वितरण देखें कि भाई कितनी भिन्नता पाई जाती है जनघनत्व में। तो उसके लिए देखिएगा 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यहां पर आपके वर्गीकरण किया गया है कि देखो वे राज्य जिनका जनघनत्व 250 से अधिक है, 250 से कम है जिनका जनघनत्व, उनको आपके आपके
गहरे हरे कलर से दर्शाया गया है और उसमें राज्य आते हैं राजस्थान, जिसका जनघनत्व कितना है 200। इसी प्रकार से आता है मध्य प्रदेश, 250 से कम वाले में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर आता है यहां पर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात आती है तो याद रखना जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों संयुक्त रूप वाले की बात आती है, क्योंकि 2011 में अलग अलग नहीं थे। यहां पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनका जनसंख्या घनत्व 250 से अधिक है। फिर आपके जो हल्के हरे कलर से दर्शाए हैं उनका जनसंख्या घनत्व पाया जाता है 251 से लेकर 500 तक। इसमें कौन से राज्य आते हैं? भारत के अधिकतर राज्य इसी में आते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो ये इतना पूरा आंध्र प्रदेश है जो तेलंगाना सहित, वर्तमान में तो यहां से तेलंगाना को अलग कर दिया गया है, लेकिन उस समय यहां पर ये अलग नहीं था। ओडिशा, झारखंड और इधर आपके आसाम और त्रिपुरा, जिनका जनसंख्या घनत्व कितना है 251 से लेकर 500 के बीच में। फिर आपके जो यहां पर आपके येलो कलर से दर्शाया है, हल्के येलो कलर से, ये 501 से लेकर 750 तक जनसंख्या घनत्व रखते हैं। इनमें कौन से राज्य आते हैं? इनमें आते हैं देखो तमिलनाडु राज्य, यहां पर राज्य आता है पंजाब और हरियाणा। फिर आते हैं आपके वे राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपके 751 से लेकर 1000 तक है। उनमें आपके राज्य आ जाते हैं 751 से लेकर 1000 तक। ये राज्य आते हैं आपके उत्तर प्रदेश, इसमें राज्य उत्तर प्रदेश और एक राज्य आता है केरल। 751 से लेकर 1000 के बीच में जनसंख्या घनत्व वाले दो राज्य हैं, एक तो उत्तर प्रदेश आता है, एक आता है आपका केरल। फिर अगला आता है आपके 1001 से अधिक जनसंख्या घनत्व किनका है, तो इसमें आएंगे आपके, एक तो आ जाता है आपका बिहार, सर्वाधिक है बिहार का। कितना है बिहार का भाई? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक आ जाता है पश्चिम बंगाल और एक यहां पर आ जाता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से आते हैं इसमें? इसमें आपके एक तो आ जाता है बिहार, एक आ जाता है पश्चिम बंगाल और एक यहां पर आ जाता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और यहां पर देखिएगा एक दो ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह है, ये 250 से कम वाले में आते हैं, ग्रीन कलर वाले, हल आपके गहरे ग्रीन कलर वाले हैं। तो इस प्रकार से भारत में जनघनत्व में क्षेत्रीय भिन्नता आपको विभिन्न राज्यों के अनुसार दिखाई दे रही है। और राज्य का एक का मैंने उदाहरण लेकर आपको बताया ही था कि भाई राजस्थान है, तो इसमें जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखो राजस्थान का तो आपके मिलेगा आपको 200 मिलेगा, जयपुर में आपको मिलेगा 500 से अधिक, और राजस्थान में आता है एक आपका जैसलमेर, इस जैसलमेर में आपको मिलेगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ और बातें करते हैं। तो देखिएगा यहां पर जब हम जनसंख्या वितरण बता रहे थे, जनघनत्व बता रहे, तो यहां पर एक देखिएगा जम्मू कश्मीर काम में लिया और एक आपके आंध्र प्रदेश को हमने बताया। तो यहां पर देखिएगा जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ये किससे अलग होकर बना? तो ये राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनता है नया राज्य तेलंगाना, जो 29वां राज्य बना था। ठीक है, जून 2014 में। जनगणना कब हुई थी? 2011 में। इसलिए 2011 की जनगणना में इस तेलंगाना की जनगणना शामिल नहीं है। ये 2011 की जनगणना में आंध्र प्रदेश की जनगणना है, जो कि आपके पूरा आंध्र प्रदेश, पुराना आंध्र प्रदेश जून 2014 से पहले वाला आता है, ये आंध्र प्रदेश का भाग था। और अब यहां पर बीच में आपके एक बॉर्डर बना दिया है जो इन दोनों राज्यों को अलग करता है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी और हैदराबाद राजधानी अब तेलंगाना की हो गई है, और आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी बनाई गई है, वो राजधानी है अमरावती। ठीक है, इसी प्रकार से आपके 5 अगस्त 2019 को क्या घटना घटित होती है? भारत का एक राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसको एक विशेष सुविधा दी गई थी, विशेष अनुच्छेद लागू था उसके लिए 370, जिसके तहत विभिन्न राज्यों से उसे एक अलग पहचान प्राप्त थी, एक अलग आपके विशेष अधिकार दिया हुआ था। उस 370 अनुच्छेद को हटा दिया गया है संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, और उसको हटाने के बाद में इसे जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करते हुए इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। पहले जम्मू कश्मीर राज्य इतना पूरा राज्य था हुआ करता था, ये पूरा का पूरा भूभाग क्या कहलाता था? ये जम्मू कश्मीर था।
उसके बाद में 2019 में यहां पर एक इनके बीच में विभाजन कर दिया, सीमा रेखा बना दी, एक आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया और यहां पर इधर पश्चिमी भाग है ये फिर आपके बन गया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो 2011 की जनगणना में जम्मू कश्मीर राज्य की जनसंख्या है, ना कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की अलग अलग जनसंख्या है। ठीक है, इनको भी विशेष रूप से याद रख लेना आप दोनों। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से याद रखना, अच्छे से समझते हुए चलना। फिर आगे बात करें भारत में, जो भारत में हो या फिर विश्व के किसी भी देश में विरल जनसंख्या बसाव पाया जाता है तो उसका प्रमुख कारण होता है उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्थलाकृतियां और जलवायविक दशाएं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में जो बीहड़ वाले भूभाग हैं, उबड़ खाबड़ भूभाग हैं, जिनमें आपके पहाड़ी इलाके और पठारी भूभाग है, वहां पर और जो वहां पर आपके जनसंख्या कम पाई जाती है, विरल जनसंख्या बसाव होता है। और जहां पर प्रतिकूल जलवायु दशाएं हैं वहां पर भी विरल बसाव होगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश को ले लो, पर्वतीय क्षेत्रों में है और वहां पर आपके तीक्ष्ण घाटियां, फिर महाखंड बनाए जाते हैं, फिर आपके ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा आपके बीहड़ स्थलाकृतियों का, उबड़ खाबड़ भूभागों का निर्माण किया जाता है। तो वहां पर जनसंख्या घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ आप मैदानी क्षेत्रों को देखिएगा, मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे जहां पर समतल भूभाग हैं, उपजाऊ मैदान है, नदियों के द्वारा आपके पेयजल की आपूर्ति हो जाती है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, तो यहां पर आपके सर्वाधिक सघन जनसंख्या बसाव पाया जाता है। जैसे बिहार में आपके 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ऐसे ही अगर आपके प्रतिकूल जलवायु दशाएं देखें तो राजस्थान के सुदूर पश्चिमी भाग में जाएं, जैसलमेर बाड़मेर में, तो जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व आपके 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कारण क्या है? यहाँ की प्रतिकूल जलवायु दशाएं, अत्यधिक शुष्क और गर्म जलवायु दशाओं की वजह से जनसंख्या आपके बसाव कम होता है। असम राज्य और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व आपके मध्यम प्रकार का होता है। असम और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्य जो आपके मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले होते हैं। जैसे हमने प्रत्येक जनसंख्या घनत्व की हमने चर्चाएं की, आपके सामने रख रखा हुआ है कि भाई कौन से मध्यम वाले हैं। ये आपके सभी मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं जिनमें जनसंख्या आपकी कितना पाई जाती है? 251 से लेकर 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पहाड़ी, कटे छंटे पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिचली और कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनघनत्व को प्रभावित करती है। ये जितने भी प्रायद्वीपीय राज्य हैं, असम राज्य है, इनमें क्या है? पर्वतीय भूभाग है, कटे फटे भूभाग हैं, पथरीले भूभाग हैं और यहाँ पर मध्यम से कम प्रकार की वर्षा होती है, छिचली और कम उपजाऊ मिट्टी है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम है और जो उपजाऊ मिट्टी है उसकी गहराई कम है। तो इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पर विरल जनसंख्या बसाव पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे हम बात करें उत्तरी मैदान और केरल की। उत्तरी मैदानों और केरल में आपके उच्च से बहुत उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जैसे आपके 1000 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की बात करें तो उसमें केरल और उत्तर प्रदेश दो राज्य आते हैं। 1000 से अधिक में केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार आते हैं और एक आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये जो उत्तरी मैदान में आपके उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इनमें आपका जनसंख्या घनत्व उच्च से अधिक पाया जाता है। देखो उत्तर प्रदेश का तो 1000 से कम होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार का 1000 से अधिक है। तो यहां पर इतना जनसंख्या घनत्व क्यों होता है? क्योंकि उत्तरी राज्यों में तो यहां पर मैदानी भूभाग है, इस वजह से यहां पर अच्छी कृषि व्यवस्थाएं हैं। दूसरी तरफ केरल की बात करें तो यहां पर प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, तो केरल के लिए यह प्रचुर मात्रा में वर्षा जिम्मेदार है। और जो ये उत्तरी मैदान है वहां पर उपजाऊ मिट्टी, समतल मैदान और प्रचुर वर्षा, ये दोनों कारक कार्य करते हैं। इस वजह से यहां पर अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इस वीडियो का आपका लर्निंग आउटकम्स रहता है भारत की जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करने में जनघनत्व, यानी कि जनघनत्व के माध्यम से हम कैसे बता सकते हैं कि भाई भारत में जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। इसको हमने अच्छे से आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इनको जान गए होंगे। तो छोटा सा टेस्ट हो जाए और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार, जो मार्च 2011 में आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखो 2011 की जनगणना की बात करें और भारत में औसत जनसंख्या घनत्व तो वो आता है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
यहां पर आपके एक ऑप्शन में दे रखा है 1102, तो ये 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है बिहार का जनघनत्व, बिहार राज्य का जनघनत्व। बिहार का 1102 आता है जनघनत्व। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। इसमें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है और इसका जनसंख्या घनत्व आता है 17। बिहार क्या है? बिहार अधिकतम या उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है जिसका घनत्व आता है 1102। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और इसकी जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? तो 19 करोड़ 90 लाख यानी कि 19.90 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? ऐसा कौन सा देश है जिनका जनघनत्व भारत से अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले दो राज्य हैं, दो देश हैं। एक तो आता है जापान और दूसरा आता है आपके बांग्लादेश। बांग्लादेश का जनघनत्व कितना है? तो 1031 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनघनत्व आपको देखने को मिलता है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरा मैटर आपको अच्छा लगा होगा, जनगणना को आपने आसानी से समझ लिया है, आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे आप अपने साथियों के साथ भी प्रेषित करते रहना और हम आपसे मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।